चैप्टर 5 परमेश्वर का बगीचा। रानाटोंगा समतल कील पर था और अपनी पालों से हवा को बाहर निकालता हुआ चमकते पानी पर एक बड़े मोड़ पर घूम रहा था। उसकी बड़ी परछाई लैगून के तल के कोरल गार्डन में उसके पीछे पीछे चल रही थी। फिर लंगर की जंजीर की गड़गड़ाहट गूंजी और जंगल में गायब हो गई, और जहाज और परछाई धीरे धीरे ज्वार की ओर झुके और रुक गए। बंदरगाह की ओर नीली चट्टानें गूंज रही थीं, और दाईं ओर सफेद मूंगा रेत का द्वीप समुद्र तट था, जो चट्टान को एक जोरदार गीत के साथ जवाब दे रहा था, जबकि उत्तर और दक्षिण में लैगून की दो भुजाएं मुड़ते हुए उन टोपों के पीछे खो गई थीं जहां बरगद और ताड़ के पेड़ पानी के पास उमड़ रहे थे। इसकी पन्ने जैसी उथली गहराई को बुलाती है, नीली ध्वनियां जहां मनुष्य की आत्मा सो सकती है, हमेशा के लिए अविचलित लेकिन गीत के लिए। चट्टान और समुद्र का द्वीप के पहाड़ी वृक्षों के पार रंग बिरंगे पक्षियों का एक दल चमकीले आकाश में दुपट्टे की तरह उड़ता हुआ गायब हो गया। जीवन का कोई और चिन्ह वहां नहीं था। स्टेनिस्ट्रीट ने अपने अंतिम आदेश दिए और एक क्षण के लिए अपने चारों ओर देखते हुए खड़ा रहा। आगे की ओर समूहबद्ध लोग बिना कुछ बोले खड़े रहे। कुछ लोग कोरल गार्डन और मछलियों की उड़ानों को देख रहे थे, अन्य अपने चेहरे को किनारे की ओर नारियल के बागों और रंगीन अंधेरे की ओर मुड़े हुए थे, जहां बड़े बड़े ब्राड फ्रूट के पत्ते हवा में लहरा रहे थे और कैसिया का पीला और हिबिस्कस का लाल रंग पत्तियों की छाया के माध्यम से आंखों के लिए संघर्ष कर रहा था। स्कूना और उस पर सवार सभी लोग एक पल के लिए प्रतीक्षा करते हुए मौन, उम्मीद से भरे हुए लग रहे थे। लेस्ट्रेंज रेलिंग पर झुका हुआ था, उसने अपना सिर नहीं घुमाया था। कोई कल्पना कर सकता था कि वे किनारे के लोगों के नाव छोड़ने का इंतजार कर रहे थे, डोंगियों को पानी में जाते हुए देख रहे थे। लेकिन वहां किनारे के लोग नहीं थे, न ही डोंगियां, न ही पुरुषों की आवाजें, न ही महिलाओं के रूप, न ही बच्चों की हंसी, केवल अनछुई रेत और पत्ते, जैसे कि जब दुनिया जवान थी तब ताजे थे। स्टेनिस्ट्रीट लेस्ट्रेंज के पास गया, जो मुड़ा। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो उसमें चारों ओर की सुंदरता का प्रतिबिंब हो। ठीक है सर, कप्तान ने कहा, हम आखिरकार बंदरगाह में पहुंच गए हैं। क्या मैं किनारे की नाव को बाहर निकालने का आदेश दूं? हाँ, दूसरे ने फिर से रेलिंग की ओर मुड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन देखो स्टेनिस्ट्रीट, देखो, ये बढ़िया है, नाविक ने कहा। मैंने समुद्र तट का इससे सुंदर हिस्सा कभी नहीं देखा। हाँ, ये शानदार है। ये ईश्वर का बगीचा है, लेस्ट्रेंज ने कहा। उसने इसे बनाया और उसने इसे पूरी दुनिया में एक जगह को बेदाग रखा है। उसने इसे बनाया और उसने इसे मेरे बच्चों के लिए रखा, और अब उसने मुझे वहां पहुंचाया है ताकि मैं उनसे एक बार फिर मिलूं और मरते समय उसके नाम की स्तुति करूं। यह विचार कि जिस ईश्वर ने मनुष्य को स्वीकार करने के लिए इस विशाल संसार का निर्माण किया है, उसे दो मासूम बच्चों को स्वीकार करने और उनकी रक्षा करने के लिए एक छोटा सा द्वीप बनाना चाहिए, उसे सुंदरता से सुसज्जित करना चाहिए और समुद्र से उसे छिपाना चाहिए। एक दयालु देवता की सर्वज्ञता में सच्चे विश्वासी को शायद अजीब न लगे, लेकिन स्टेनिस्ट्रीट के लिए लेस्ट्रेंज के शब्दों ने कुछ घंटों पहले की भयावहता को वापस ला दिया। उतरने पर क्या होगा? वह थोड़ा आगे बढ़ा और बोवर्स को नाव के लिए आदेश दिया। वेला को नीचे उतारा गया और बोवर्स को डेक का प्रभारी बनाकर स्टेनिस्ट्रीट लेस्ट्रेंज का पीछा करते हुए उसमें सवार हो गया। लेस्ट्रेंज एक नर्वस टाइप का व्यक्ति था जो अपनी उम्र नहीं दिखाता। कई साल पहले क्षय रोग से मरते हुए उसकी आत्मा ने बीमारी पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने खुद से कहा था, जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं पा लेता, मैं नहीं मरूंगा। मानसिक शक्ति जिसने बीमारी को चुनौती दी थी, उसने उम्र को नकार दिया। हालांकि वह 60 से ज्यादा उम्र का था, लेकिन वह ऐसा नहीं दिखता था, और कल से ऐसा लग रहा था कि उसके कंधों से एक दशक का समय बीत चुका है। नाव ने आगे बढ़कर फिर से नाव को आगे बढ़ाया, ठीक वैसे ही जैसे कि ब्रेक को पार करते समय स्वप्नलोक ने उन पर अपना जादू बिखेरा। रानाटोंगा, जिसके ठोस डेक पर वे कुछ क्षण पहले चले थे, अब हवा में तैरता हुआ जहाज दिखाई दे रहा था। हवा तरल थी और पन्ना और एक्वामरीन से रंगी हुई थी। लैगून का पानी इतना साफ था कि वे उसे तांबे के रंग का और उस पर उगे खरपतवारों और लंगर की जंजीर को देख सकते थे, जो अब ज्वार के बहाव के साथ ढीली हो गई थी और मूंगे पर एक कोंगर की तरह पड़ी हुई थी।
जैसे जैसे पतवारें उन्हें किनारे की ओर ले जाती गईं, भ्रम बना रहा, क्योंकि दूसरी तरफ देखने पर मूंगे और रेत के पैच के दिमाग, हालांकि बहुत गहरे थे, कील को खरोंचने की संभावना थी। नाव रेत पर जा लगी, जहां मुश्किल से 1 फुट की ऊंचाई पर लहरें टूट रही थीं, और स्टैनस्ट्रीट ने बाहर निकलकर लेस्ट्रेंज को नाव पार करने में मदद की। उसे वापस ले जाओ, कप्तान ने उस आदमी से कहा जो पिछली पतवार से नाव चला रहा था। तुम उसे एक लाइन पर चला सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं संकेत दे दूंगा। नाव वापस आ गई और दोनों आदमी खड़े होकर उसे देखने लगे। यह समुद्र तट पर एक नई संभावना और एक नया आकर्षण था। पानी से द्वीप का दृश्य जितना सुंदर लग रहा था, कौन कह सकता है कि ये उससे अधिक सुंदर नहीं था, क्योंकि दूरी चौड़ी लैगून के एकाकी और अवर्णनीय नीले रंग से परे दूर चट्टान पर खड़ी थी, और चट्टान के टूटने से परे दूरी आंखों को लगभग बैंगनी समुद्र के किनारे तक ले जाती थी। आकर्षण को तोड़ने या आंखों को बांधने वाली कोई चीज नहीं थी, यहाँ तक कि चट्टान के पास खुद को प्रतिबिंबित करने वाला रानाटोंगा भी नहीं, न ही वह नाव, जिसके चप्पुओं की चरमराहट पानी के पार सुस्ती से आ रही थी। वे किसी तरह से उजाड़ का हिस्सा बन गए थे। स्टैनस्ट्रीट ने समुद्र से मुंह मोड़कर इधर उधर देखा। असाधारण बात यह थी कि नाविक का मन व्याकुल था, बेचैन था, बच्चों के किसी भी निशान के लिए उत्सुक था, जबकि लेस्ट्रेंज का मन बिल्कुल शांत लग रहा था। स्टैनस्ट्रीट को डर था कि कहीं लैंडिंग पर कोई विस्फोट न हो जाए, उसे डर था कि कहीं उन्हें कोई निशान न मिल जाए। किसी सहज वृत्ति ने उसे बताया कि यह शांति किसी विस्फोट से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है। लेकिन लेस्ट्रेंज ने अपनी शांत और चमकदार आंखों के बावजूद सामान्य से अलग होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपनी आंखें भर लेने के बाद वह मुड़ा और अपने साथी का हाथ ऐसे थामा जैसे कोई अपने भाई का हाथ थामता है। वे पेड़ों की ओर चल पड़े।